क्या आप जानते हैं नीट यूजी में जस्ट क्वालिफाइड स्कोर पर भी एमबीबीएस का बड़ा सरकारी कॉलेज मिल सकता है अगर आपके पास एनआरआई कोटा हो। कैसे होता है एनआरआई कोटे में एडमिशन, क्या होती है एनआरआई की एलिजिबिलिटी, कौन लोग इसमें भाग ले सकते हैं, सीट कहां कहां मिल सकती है, फीस कितनी लगती है, काउंसलिंग कब और कैसे करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन से राज्य में एनआरआई कोटे की कितनी सीट है और उन पर क्या फीस है और किस बात की आपको सावधानी भी रखनी है, कवर करेंगे इन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर एंड डायरेक्टर ओमेज केयर सर्विसेज। आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एनआरआई कोटा क्या होता है। देश के कई राज्यों में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा है, जिसका लाभ एनआरआई, पीआईओ और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स को मिलता है। एनआरआई कोटे में ऐसे छात्र आते हैं जिनकी एजुकेशन दूसरे देश में हुई हो या फिर जिनके माता पिता में से कोई एक एनआरआई हो। इसके अलावा कुछ संस्थानों में एनआरआई कोटे का लाभ उन कैंडिडेट्स को भी मिलता है जिनके नियरेस्ट रिलेटिव उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। इन्हें हम एनआरआई स्पॉन्सर कोटा कहते हैं। सभी राज्यों में पहली प्राथमिकता एनआरआई कैंडिडेट्स को मिलती है और इसके बाद एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को भी कुछ राज्य कंसीडर करते हैं। एनआरआई स्पॉन्सर के लिए क्या नियम है वह भी जान लीजिए। सरकार के मुताबिक स्पॉन्सर करने वाला व्यक्ति छात्र का फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट का अपना भाई या बहन, कैंडिडेट के पिता का अपना भाई या फिर बहन, जैसे कि अंकल और आंटी, हिंदी में कहें तो चाचा और चाची, कैंडिडेट की मदर का रियल भाई या बहन यानी कि मामा और मौसी, कैंडिडेट के फादर के माता और पिता यानी कि कैंडिडेट के दादा और दादी, कैंडिडेट के मदर के पिता और माता यानी कि नाना और नानी, इसके साथ साथ फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजन यानी कि चचेरे या ममेरे भाई बहन। एनआरआई कोटा का लाभ लेने के लिए नीट के रजिस्ट्रेशन के समय ही कैंडिडेट को अपनी नेशनैलिटी में एनआरआई भरना होता है। हालांकि अगर आप ऐसा करने से चूक जाते हैं तब भी एमसीसी राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग से पहले एक नोटिफिकेशन देता है जिसमें कैंडिडेट के पास मौका होता है कि वह अपनी कैटेगरी को इंडियन से एनआरआई में तब्दील कर सकते हैं अगर उनके पास उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स हों। तब कैंडिडेट का जनरल कोटे में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। कैटेगरी क्वालिफाइड का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता। जो भी एनआरआई कोटे का लाभ लेंगे उनके लिए 50th परसेंटाइल नीट यूजी के एग्जामिनेशन में होना जरूरी है। इसके बाद सेंट्रल काउंसलिंग जो कि एमसीसी कंडक्ट कराती है और दूसरे ऐसे राज्य जहां पे एनआरआई कोटे का बेनिफिट है वहां पर आपको काउंसलिंग में भाग लेना होता है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद आपको कॉलेज सिलेक्शन करने का यानी कि चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। मेरिट के हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है और वहां पे आपको फीस देकर एडमिशन लेना होता है। चूंकि यह एनआरआई कोटे का एडमिशन है तो ज्यादातर राज्यों में आपको जो फीस है वह यूएस डॉलर में देनी पड़ती है। आइए अब यह समझ लेते हैं कि किन छात्रों को किस तरीके से कॉलेजेस मिलते हैं। ऐसे छात्र जो कि ओसीआई, पीआईओ या फिर फॉरेन नेशनल्स होंगे वह सिर्फ और सिर्फ एनआरआई की सीट के लिए ही एलिजिबल होंगे, प्राइवेट कॉलेज हो, सरकारी हो या फिर डीम्ड कोटा हो। ऐसे छात्र जो कि एनआरआई हो या छात्र चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हो या फिर एनआरआई स्पॉन्सर्ड हो वह सभी तरीके की सीट के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया कोटे की सरकारी सीट, स्टेट कोटे की सरकारी सीट जहां भी सुविधा उपलब्ध है, प्राइवेट कॉलेज की मेरिट सीट, डीम्ड कॉलेज की मेरिट सीट, इसके साथ साथ प्राइवेट और डीम्ड की एनआरआई सीट के लिए भी यह एलिजिबल होते हैं। हालांकि एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए सरकारी कॉलेज के सीमित विकल्प हैं जिस पर विस्तार से चर्चा हम वीडियो के आगे के हिस्से में करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, एनआरआई कोटे का लाभ अगर किसी छात्र को मिलता है और वह जैन माइनॉरिटी या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी से हो तो ऐसे में उनकी जैन माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी की जो बेनिफिट्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। उन्हें एक जनरल कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किया जाता है। एनआरआई कोटे में बजट क्या रहता है एमबीबीएस का? अगर बात हो प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेजेस की तो एनआरआई कोटे के अंतर्गत जो शुरुआती बजट है वह 90 लाख रुपए से शुरू होता है। लेकिन एनआरआई कोटे के अंतर्गत अगर सरकारी या अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट की बात करें
तो 150 से 200 नीट स्कोर पर भी मात्र 60 लाख रुपए के बजट में आप एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो एनआरआई कोटे के छात्रों को हर तरीके से फायदा होता है। अगर उनका नीट का स्कोर बहुत अच्छा है तब वह सरकारी सीट पर आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर नीट में वह जस्ट क्वालिफाइड भी हो तब भी एनआरआई कोटे के अंतर्गत सरकारी कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। एनआरआई कोटे के नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं, तो आइए जान लेते हैं कि एनआरआई कोटे का लाभ आपको कहां कहां मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की। एमसीसी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज एम्स की एनआरआई की 7 सीटें हैं। एम्स दिल्ली में ये सिर्फ 7 सीटें हैं। बात करें अगर कट ऑफ की तो 2021 में जो कट ऑफ रही थी वह 657 स्कोर रही थी। दूसरा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है जिपमर, जिसमें एनआरआई की 6 सीटें हैं। यहां 2021 के राउंड 1 में पुदुचेरी कैंपस के लिए जो कट ऑफ थी वह 9211 रैंक थी। स्कोर की बात करें तो 627 स्कोर था। वहीं इनके करेकल कैंपस में जो कट ऑफ रैंक थी वह 19728 थी और स्कोर 598 रहा था। एएमयू अलीगढ़ में भी 5 एनआरआई की सीटें हैं। इन पर जो कट ऑफ थी वह 79,204 रही थी। स्कोर की बात करें तो 506 का स्कोर था। फीस की अगर बात करें तो एम्स और जिपमर की फीस $75,000 है, वहीं एएमयू की फीस $1,00,000 है। इन सभी कॉलेजेस की काउंसलिंग mcc.nic.in पर होती है और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। आइए अब आपको बताता हूं कि किन किन राज्यों में एनआरआई कोटे की सीटें हैं सरकारी कॉलेजेस में। वर्तमान में ऐसे सिर्फ 6 राज्य हैं: राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पौंडीचेरी। लेकिन अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी का बेनिफिट है तब आपके पास सिर्फ 4 विकल्प हैं: राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पौंडीचेरी, जहां आप सरकारी कॉलेजेस के लिए प्रयास कर सकते हैं। आइए अब राज्यवार सीट मैट्रिक्स और फीस की डिटेल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में सबसे ज्यादा एनआरआई कोटे की सरकारी सीट्स हैं। यहां 2021 में 12 सरकारी कॉलेजेस में 246 सीटें थीं, लेकिन 2022 में 4 नए जीएमसी भी खुले हैं, तो 60 सीटें और बढ़ जाएंगी। फीस की अगर बात करूं तो यह काफी ज्यादा है। पहले साल में $31,500 देने होते हैं और इसके बाद $15,750 पर सेमेस्टर के हिसाब से तीसरे से 9वें सेमेस्टर तक देने होते हैं। ऐसे में अगर हम टोटल देखें तो $1,41,750 की फीस देनी होती है। इसे आप अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो यह लगभग 1,13,40,000 की रकम होती है। लेकिन जो सेमेस्टर वाइज फीस देनी होती है वह उस समय के तत्कालीन डॉलर के रेट के हिसाब से देनी है। ऐसे में यह बजट और भी ज्यादा ऊपर चला जाता है। ध्यान देंगे, राजस्थान में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी उनको सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन राजस्थान में एनआरआई कोटे के अंतर्गत जो सबसे पहली पसंद होती है आरयूएचएस जयपुर, वह एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को नहीं मिल सकता, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे राज्यों से हैं और एनआरआई कोटे का बेनिफिट रखते हैं एक्चुअल एनआरआई का, उन्हें भी आरयूएचएस मिलने की संभावना कम होती है, क्योंकि सभी राज्यों में जो उनके यहाँ के अस्थायी एनआरआई कोटे का बेनिफिट लेने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ही प्राथमिकता दी जाती है। एलिजिबिलिटी की एक बात दोबारा दोहरा देता हूं, जो भी कैंडिडेट कैटेगरी क्वालिफाइड होते हैं वह एनआरआई कोटे में एलिजिबल नहीं होते। दूसरा राज्य है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में सिर्फ एक सरकारी कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज पुदुचेरी, जिसमें एनआरआई कोटे के अंतर्गत 22 सीटें हैं। फीस की अगर बात करें तो $1,00,000 की टोटल फीस है, जिसे एडमिशन के समय ही एक मुश्त जमा करना होता है। इसके साथ साथ $15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देनी होती है, और अगर आप हॉस्टल अवेल करते हैं तो हॉस्टल के लिए अलग से $15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट है। दोनों ही सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होती है। यहां एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी भाग ले सकते हैं, लेकिन उनका नीट का स्कोर मैटर करता है। ऐसे में जैसी मेरिट लिस्ट होगी उसके हिसाब से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें सीट मिलेगी या फिर नहीं। अगला इंपॉर्टेंट स्टेट है गुजरात। गुजरात के सरकारी कॉलेजेस में एनआरआई की सीट नहीं है, लेकिन यहाँ जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जीएमईआर के कॉलेजेस हैं और जो म्यूनिसिपल के कॉलेजेस हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन सब में एनआरआई की काफ़ी सीटें हैं और फीस भी औसतन कम है। गुजरात के 11 सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में 388 सीटें हैं। अब 2022 में 5 नए मेडिकल कॉलेज भी खुल गए हैं, जिनसे सीटों की संख्या में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। गुजरात के जीएमईआर कॉलेज की
पर ईयर की जो फीस है वह $22,000 है। यह फीस आपको 4.5 ईयर्स तक देनी होती है। यहाँ 3 म्यूनिसिपैलिटी के कॉलेजेस हैं जिनकी फीस $27,000 पर ईयर की है। गुजरात के प्राइवेट कॉलेजेस में भी एनआरआई कोटा है और इनकी जो औसतन फीस है वह 21 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए प्रति वर्ष तक है। ध्यान दीजिएगा, गुजरात में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, लेकिन एनआरआई कैंडिडेट हो या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हो तो इनके लिए कम से कम नीट स्कोर पर भी अच्छे कॉलेज का विकल्प आपको गुजरात में मिलता है। गुजरात की काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लिस्ट के मुताबिक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने जरूरी हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में वेरिफिकेशन में यहाँ पे ज्यादा सख्ती देखने को मिलती है। अगला राज्य है हरियाणा। यहाँ 4 सरकारी कॉलेजेस में मात्र 15 सरकारी सीटें हैं एमबीबीएस की, लेकिन यहाँ पे एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी है महाराजा अग्रसेन जिसमें 3 एनआरआई की सीट्स हैं। फीस की अगर बात करें तो हरियाणा के सरकारी कॉलेजेस के लिए $1,25,000 की कुल फीस है। वहीं पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट कॉलेजेस में $1,10,000 की टोटल फीस है। खास बात यह है कि हरियाणा में महाराजा अग्रसेन कॉलेज जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ एमबीबीएस की टोटल फीस मात्र $75,000 है, जिसमें से $25,000 आपको एडमिशन के समय पर देने होते हैं और $12,500 आप अगले 4 साल तक देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में एनआरआई कोटे की जब मेरिट बनती है तो इसमें 5 प्रायोरिटीज होती हैं। कैटेगरी 1 में वह छात्र होते हैं जो एनआरआई हों और हरियाणा के मूल निवासी हों। कैटेगरी 2 में ऐसे छात्र हैं जिनके माता पिता में से कोई एक एनआरआई हो और वह भी हरियाणा के मूल निवासी हों। कैटेगरी 3 में एनआरआई छात्र होते हैं जो कि दूसरे राज्य के निवासी हों और कैटेगरी 4 में ऐसे छात्र होते हैं जिनके माता पिता में से कोई एक एनआरआई हो और वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हों। कैटेगरी 5 जो है इसमें वो छात्र आते हैं जो कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड होते हैं। ऐसे में अगर आप हरियाणा में सरकारी कॉलेजेस में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंतर्गत सीट लेना चाहते हैं तो आप सबसे कम प्रायोरिटी पर होंगे। ऐसे में आपके नीट का स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सीट मिलने की संभावना शून्य है। लेकिन जो भी एक्चुअल एनआरआई हैं या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हैं उनके लिए बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। 5वां राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ 6 सरकारी कॉलेजेस में केवल 20 एमबीबीएस की सीट्स हैं। यहाँ की फीस $20,000 प्रति वर्ष है, लेकिन फीस 5 वर्ष तक देनी होती है। हिमाचल प्रदेश में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पहली प्रायोरिटी एक्चुअल एनआरआई कैंडिडेट को ही मिलेगी। ऐसे में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के लिए कम ऑप्शन ही बचते हैं और वहां पे उनका नीट का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। 6ठा और अंतिम राज्य है पंजाब, जहां 4 सरकारी कॉलेजेस में 60 सीट्स हैं। पंजाब में पहली प्राथमिकता पंजाब के मूल निवासी एनआरआई कैंडिडेट या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई को मिलती है और दूसरी प्राथमिकता वैसे एनआरआई कैंडिडेट और चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई को मिलती है जो दूसरे राज्यों से हैं। ध्यान दीजिएगा, एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट पंजाब में एलिजिबल नहीं है। पंजाब में एनआरआई कोटे में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले $1,000 की फीस भरकर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट निकालना होता है। इसके बाद आप आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। फीस की अगर बात की जाए तो $1,10,000 की कुल फीस है, जिसमें से एडमिशन के समय आपको $60,000 देने होते हैं। इसके अगले वर्ष आपको $25,000 देने हैं और तीसरे वर्ष में आपको बाकी के $25,000 देने होते हैं। पंजाब में 2 बहुत अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं जो कि बहुत पुराने हैं और अपनी अच्छी एकेडमी के लिए जाने जाते हैं, सीएमसी लुधियाना और डीएमसी लुधियाना। इनकी भी फीस $1,10,000 है। एनआरआई कोटे की काउंसलिंग किस तरीके से होती है? ऑल इंडिया कोटे के लिए आपको एमसीसी पर रजिस्टर करना होता है और जिन राज्यों के बारे में हमने चर्चा की है उनकी काउंसलिंग के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग की जो वेबसाइट है वहां पे जाना होता है। नोटिफिकेशन जब आती है वहां काउंसलिंग की, इंफॉर्मेशन ब्रोशर आता है, वहां पे डिटेल्स में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और ज्यादातर राज्यों में आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अटेंड करना पड़ता है। इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट आती है और इसके बाद चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट की प्रक्रिया होती है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं इसके लिए राज्यवार अलग अलग लिस्ट होती है, लेकिन जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉमन हैं उनके बारे में बता देता हूं। 10th की मार्कशीट जरूरी है, 11th की मार्कशीट भी कई जगह लगती है, 10+2 की मार्कशीट लगेगी, नीट का रिजल्ट लगेगा। अगर आपकी मार्कशीट में ग्रेड दिए हुए हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन शीट भी आपको तैयार रखनी है। 10+2 का पास सर्टिफिकेट भी देना होता है।
कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है। और अगर एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो एनआरआई स्टेटस के प्रमाण के लिए एम्बेसी द्वारा जारी किया गया एनआरआई सर्टिफिकेट, या फिर अगर एक्चुअल एनआरआई हैं तो सिटीजनशिप कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, वीजा परमिट, और अगर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति का एनआरआई सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, और स्पॉन्सर करने वाले व्यक्ति के साथ आपके रिलेशन को प्रूफ करने के लिए फैमिली ट्री की नोटराइज्ड कॉपी, छात्र की मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगती है। ध्यान दीजिएगा, एनआरआई कोटा को क्लेम करने के लिए सही डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको स्टेट काउंसिलिंग के ब्रोशर में दिए गए लिस्ट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट तैयार कर लेनी है। एक चेतावनी और विनम्र निवेदन भी सुन लीजिए। कई बार एनआरआई कोटे के गलत डॉक्यूमेंट तैयार करके बड़े सरकारी या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में कम बजट पर एडमिशन दिलाने का ऑफर भी आप तक फोन या एसएमएस के माध्यम से पहुंच सकता है। गलती से भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो भी प्रक्रिया गलत है उसका नुकसान कभी न कभी गंभीर रूप से भुगतना पड़ सकता है। इतिहास में कई सारे ऐसे उदाहरण मैंने देखे हैं जहां पर गलत तरीके से एडमिशन होने के 5 से 10 वर्ष बाद भी अगर कार्रवाई हुई है तो न सिर्फ छात्र की डिग्री कैंसिल होती है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, और ऐसे में छात्र का पूरा कैरियर ही खत्म हो जाता है। अगर कैंडिडेट एक्चुअल एनआरआई हैं या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हैं तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वह हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पंजाब हो सकता है। ज्यादा फीस पर जाना चाहें तो राजस्थान भी चुन सकते हैं, लेकिन ऐसे छात्र जो कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड हैं इनके लिए सबसे ज्यादा संभावना राजस्थान से है। लेकिन अगर नीट का स्कोर अच्छा है और कम बजट पर जाना चाहें तो हिमाचल प्रदेश को भी विकल्प में रख सकते हैं। अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ एनआरआई कोटे की फीस काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलती है, जैसे कि केएमसी मणिपाल और केएमसी मैंगलोर। यहाँ की फीस $49,400 प्रति वर्ष है, जो कि 4 वर्ष तक देनी होती है। ऐसे में कुल बजट 1,75,00,000 रुपए तक पहुंच जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमदर्द दिल्ली का, जहां की फीस $40,000 प्रति वर्ष है। यह फीस 5 वर्ष तक देनी होती है। जेएसएस मैसूर, यहाँ की फीस $46,000 प्रति वर्ष है, फीस 4.5 साल तक देनी है। वैसे ही प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो सीएमसी लुधियाना, डीएमसी लुधियाना, एमएस रमैया बैंगलोर, वैदेही बैंगलोर, अपोलो हैदराबाद जैसे कुछ संस्थान की भी अच्छी खासी डिमांड रहती है। यह जानकारी एनआरआई कोटे के अंतर्गत एमबीबीएस एडमिशन से जुड़ी हुई थी। राज्यवार कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, वहां पे फीस कितनी है और जो सीट मैट्रिक्स है यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर आप भी एनआरआई कोटे के माध्यम से काउंसलिंग करने के लिए पेड गाइडेंस अवेल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन के साथ टीम ओम एजुकेयर सदैव तत्पर रहेगी। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।